students, welcome to the second video lecture of chapter 1, the living world from class 11. In this video lecture, we discuss the features of living organism. What are the main features of living organism? These are the following features of any living organism. First, they have an ability to grow and move. Second is they have an ability to reproduce. Third one is they have an ability of consciousness. They have an ability to adopt. Fifth one is they have cellular organization. Sixth one is they have ability to respire. And seventh is they have ability of मेटाबॉलिज्म। अब वन बाय वन हम इन सारी जो फीचर्स है इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप इनके बारे में जानते भी होंगे थोड़ा सा। दे हैव एन एबिलिटी टू ग्रो। अब देखिए इसमें आप किस तरीके से कर सकते हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो सेल्स से बने हुए, आप सभी जानते हो। सेल्स, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपको क्या है, जो सेल्स है, ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से बना हुआ है और वो अपना सेल जो है माइटोटिक डिवीजन करती है, माइटोसिस करती है और वो अपना नंबर क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक फीचर है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस शेप में होंगे वो अपना साइज ना ही इनहांस कर सकते हैं और ना ही उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना शेप एंड साइज को अपने सेल्स को डिवाइडेशन करने के बाद क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए इसी में हमने लिखा है दे हैव एन एबिलिटी टू मूव। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे आप देखिए हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं, हम क्या कर सकते हैं, प्लेस को चेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये तो लोगों को क्वेश्चन में आ गया कि हम प्लेस चेंज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्लांट तो पोजीशन चेंज तो नहीं करते बेटा, लेकिन वो मूवमेंट तो करते हैं। आप उनकी लीफ देखिए फ्लटर करती है एयर में, स्टेम मूव करता है। तो जो ये सारे जो है ये एबिलिटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, मूव का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी रख सकते हैं, वो चल भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दे हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट तो अगर हम बात करें तो ये आपको सब लोग इससे फैमिलियर होंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन को आपने 10th में ही पढ़ा है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो इस ये नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, यहाँ पे हमें इतना नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल इतना डीपली नहीं जाना है। थर्ड जो है दे हैव एन एबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब देखिए कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने पिन चुबाई है, किसी ने आपको थोड़ा मतलब किस तरीके से किया, तो आप उसको तुरंत क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन्वायरमेंटल स्टिमुलस इज नोन एज कॉन्शियसनेस। ये जो एबिलिटी है वो जो मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये एबिलिटी जो है वो किसके पास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। नॉन लिविंग थिंग्स इसके लिए कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। चाहे वो बारिश होने लगे, चाहे वहाँ पे तूफान आ जाए, उन्हें कोई भी इससे कोई भी चेंजेस, उनके कोई भी रिस्पॉन्ड वो शो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका, इसको हम कॉन्शियसनेस को हम बोल सकते हैं। इट इज मतलब इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है दे हैव एन एबिलिटी टू एडॉप्ट। अब देखिए यहाँ पे एबिलिटी टू एडॉप्ट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एडॉप्ट का मतलब क्या है, मतलब एडॉप्टेशन। कोई बता सकता है एडॉप्टेशन क्या है? एडॉप्टेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि एडॉप्टेशन में क्या है, ये एबिलिटी है ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच दे कैन चेंज देयर फीचर्स और देयर थिंग्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडीज में कुछ अपनी मेटाबॉलिज्म अपनी इस तरीके से चेंजेस लाते हैं जिससे वो जो जिस इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं फॉर सर्वाइवल। तो ये सारी चीजें ये नॉन लिविंग के पास नहीं है। ठीक है, ये एबिलिटी जो है वो किसके पास है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है हमारे जीरोफिटिक प्लांट भी होते हैं, यानी कि जो डेजर्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। तो ये इनकी एडॉप्टेशंस क्या है, इनके फीचर्स क्या है, अलग है। जैसे लोटस प्लांट की बात करें तो उसके फीचर्स अलग है, बैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से, और जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। वहीं आप डेजर्ट की जब बात करेंगे तो डेजर्ट में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनका क्या होता है, स्ट्रोमेटा, संकर स्ट्रोमेटा मिलते हैं।
जो है इवोपरेट ना हो, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी, ये एबिलिटी जो है वो किसके पास है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। हम ह्यूमन के केस में भी देख सकते हैं कि अगर आप देखें जो ह्यूमन जो आपके हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनमें आरबीसी की काउंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है। एयर का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसकी वजह से आरबीसी काउंट उनमें मैक्सिमम पाई जाती है, जिससे क्या हो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ग्रेस्ट कर पाए। लेकिन जो प्लेन्स में लोग रहते हैं, हम लोग जो प्लेन में हैं, वहाँ पे हमें आरबीसी की काउंट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट आता है दे हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक फंडामेंटल यूनिट से बने हुए हैं, दैट वन इज नोन एज सेल। Similar cells are joined together, then they form a tissue, then organ system and whole organism। तो ये सारी चीजें, लेकिन अगर वहीं आप नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते, वहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल वाली बात आएगी ना। लेकिन यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड फ्रॉम द cells, मतलब यूनिसेलुलर, then many cells are joined together, then they form a multicellular and complex organisms are formed, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आता है they have ability to respire। अब आपको 10th में पढ़ा हुआ था कि रेस्पिरेशन करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं। प्लांट्स भी और एनिमल्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, और एनिमल्स को आपको पता ही है कि वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ इट। मतलब रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब रेस्पिरेशन को भी आपने पढ़ रखा था, 10th में थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। रेस्पिरेशन इज also divided into two parts, aerobic respiration and anaerobic respiration। aerobic respiration and anaerobic respiration, ठीक है। aerobic respiration आपको पता ही है, in the presence of oxygen। if respiration या breakdown of food is occur in the presence of oxygen, then it is known as aerobic respiration। in anaerobic respiration, in the absence of oxygen, then it is known as in the absence of oxygen, then it is known as anaerobic respiration। तो इनको ज़्यादा डीप हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस हमें सिर्फ फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है दे हैव एबिलिटी टू मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे टर्म आती है मेटाबॉलिज्म। आप मेटाबॉलिज्म को कैसे डिस्कस कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेक्स प्लेस इन लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, आप ये मत सोचिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, या डाइजेशन को ले लीजिए, डाइजेशन में क्या हो रहा है कि कुछ आप जो फूड ले रहे हो उसका ब्रेकडाउन भी हो रहा है, मतलब उसकी लिसिस भी हो रही है, प्लस उसमें क्या हो रहा है, कुछ जैसे आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, देन आप क्या होता है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। इसी तरीके से आपने जो फूड लिया, ठीक है, उसके बाद जो है आपने पॉलीसेक्राइड्स लिया, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में, फ्रैक्टोज में, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें हैं आपका। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विच आर टेक्स प्लेस इन एनी लिविंग फॉर्म, a life form, that is known as metabolism। metabolism reactions are also two types, catabolism and anabolism। metabolism reaction जो होती है वो two types की होती हैं, catabolism and anabolism, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एनाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। आप एना को इस तरीके से ले लीजिए, एडिशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होगा कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो दैट केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, दैट reaction is known as anabolism, and there is breakdown is takes place, then it is known as catabolism। तो आपको थोड़ा चीजें पता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को आप केमिकल रिएक्शंस which are takes place in any living organism, that is known as metabolism। मेटाबॉलिज्म are two types, catabolism and anabolism। एनाबॉलिज्म में न्यू सब्सटेंस का सिंथेसिस होगी, और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप जरा इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now we discuss next topic, biodiversity।
हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स, अगर आप इसको इस तरीके से देखिए, बायो मीन्स लिविंग, मतलब लाइफ, इस तरीके से ले सकते हो। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? वेरिएशन। डाइवर्सिटी की बात करें तो ये क्या हो गया? वेरिएशन। तो आप इसको इस तरीके से इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब इस हमारी जो अर्थ है, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो चेंजेस नजर आते हैं, उनमें जो वेराइटीज नजर आती हैं, दैट ऑल आर इंक्लूडेड एज बायोडाइवर्सिटी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स present on this earth consider as biodiversity. The variety of life forms present on this earth is known as बायोडाइवर्सिटी। फिर से समझ लीजिए कि आपने देखा है कि अगर इस तरीके से देखो, डॉग्स की अगर आप बात करें तो डॉग्स की बहुत जर्मन शेफर्ड, इसी तरीके से बहुत सारी आपको इस मतलब उसके वेराइटीज नजर आएगी। इसी तरीके से टाइगर में टाइगर, लायन, ठीक है, लेपर्ड, ये सारी चीज़ें हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वेराइटीज नजर आ रही है आपको। तो दैट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। अब क्वेश्चन आता है कि who coined the term biodiversity like that? तो biodiversity is also known as biological diversity. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, it is also known as biological diversity. The term biological diversity coined by the scientist Raymond डैशमैन। ठीक है, रेमंड डैशमैन ने इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म का यूज किया था, लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शॉर्ट करके बायोडाइवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड दिस टर्म क्वाइंड बाय द रोजन। बायोडाइवर्सिटी टर्म क्वाइंड बाय रोजन। किसने इसको किया था? रोजन ने इसको क्वाइन किया था, लेकिन पब्लिकली इसको यूज किया गया था, विल्सन ने इसको यूज किया था। तो अगर आप यार दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, पब्लिक बाय विल्सन। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। आपको दोनों साइंटिस्ट मिल सकते हैं, रोजन एंड विल्सन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, रोजन भी मिल सकता है और विल्सन, तो आप दोनों में थोड़ा डिफरेंस सीख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी टर्म क्वाइंड बाय द रोजन, बट पब्लिकली इट इज कम्स बाय द पब्लिकली इस टर्म को जो यूज किया था वो किसने किया था? विल्सन ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करनी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन की प्रोसेस क्या है। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टेक्स प्लेस। यहाँ पे आप जो होगा, हम इस वाली प्रोसेस में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे कि जो सेम ऑर्गेनिज्म है उनको हमें क्या करना है, एक डिफरेंट ग्रुप में रखना है और उनकी क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ पे जो है नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें इनको क्यों क्लासीफाई करना है? तो सबसे पहले जो है, आप लोग जानते भी होंगे कि ये जो है इट मेक्स द स्टडी इजी। मतलब ये क्लासिफिकेशन से क्या होगा, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं उनके फीचर्स के बेसिस पे, तो ये स्टडी को क्या बनाता है, इजी बनाता है। दूसरा अगर पॉइंट की अगर आप बात करें तो ये मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ इनकी क्या है, मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को बताते हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तीसरा क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी आपको करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और दूसरी बात करें कि जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी फ्यू ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म हैं,
उस ग्रुप की अगर आप उनकी स्टडी कर लेते तो आपके उस ग्रुप के जो भी डिफाइनिंग फीचर्स को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फिर से आपको एक बार डिफाइन कर देती हूँ। नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की क्या जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इट मेक्स द स्टडी इजी, ये स्टडी को क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं। भाई आपने उनके कैरेक्टर्स को लिख लिया कि मतलब इस ग्रुप के फीचर्स ये हैं तो आपको इजी हो गया। अगर फाइनली वो इससे बिलोंग कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके फीचर्स ये होंगे। दूसरा क्या होता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को बताते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है आपका अगर आप उस ग्रुप के उस फाइलम के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपको जो है उसके रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे और ग्रुप में जो एनिमल्स होंगे उनके बारे में आपको क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस द टैक्सोनॉमिक, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, etc. Thank you, have a nice day.